नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम आज हमारे राजस्थान के अंदर जल संरक्षण को जानने वाले हैं कि जल संरक्षण हमारे राजस्थान के अंदर कैसे किया जाता है और जल संरक्षण की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, परंपरागत और आधुनिक, आज उनके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ में कि आपको ये जो कक्षाएं निरंतर उपलब्ध हो रही हैं वो आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी, आप अपने बेहतर नोट्स का निर्माण कर रहे होंगे और आप इनका निरंतर स्वाध्याय कर रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल संरक्षण को। तो जल संरक्षण की बात आते ही सबसे पहली बात होती ये है कि जल संरक्षण क्या, जल संरक्षण। तो जल को हमें क्या कर रहा है, संरक्षित करना है। कैसे करना है, संरक्षित करना है। अब जल संरक्षित कैसे, जैसे हमारे यहाँ वर्षा होती है, क्या होती है, वर्षा। तो जो वर्षा का जल है उसे हमें क्या करना है, एकत्र करना है। एकत्र करने के बाद में फिर पुनः उपयोग में लेंगे, कब, जब हमें उस जल की आवश्यकता होगी। क्या होगा, पहले बारिश होगी, बारिश का जो जल है उसे हम एक जगह एकत्रित करेंगे और जब उस जल की हमें आवश्यकता होगी तब उस जल का हम क्या कर लेंगे, पुनः प्रयोग कर लेंगे। तो जो हमने वर्षा के जल को एकत्रित किया है, वर्षा के जल को इकट्ठा किया है, वही क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है जल संरक्षण। क्या कहलाता है, जल संरक्षण, यानी जल को संरक्षित करना है। अब हम बात करेंगे आज हमारे राजस्थान के अंदर एक तो परंपरागत, यानी आज से नहीं, हमारे सदियों से हमारे जो दादा परदादा और उनके भी जो दादा परदादा थे वो भी क्या करते आ रहे थे, इनको संरक्षित करते आ रहे थे। तो पहली कौन सी, तो परंपरागत, परंपरागत और दूसरी आधुनिक। आज हम इनका चर्चा करेंगे क्योंकि अभी आधुनिकता के दौर में भी हमें जल संरक्षण के कई नए नए तरीके देखने को मिलते हैं। और परंपरागत की बात करें तो हम परंपरागत के कौन कौन से तरीके हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात हमारे राजस्थान की, राजस्थान में जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो नामात्र के बराबर होती है, यार होती भी है तो 1-2 महीने के लिए होती है। यानी आप देख सकते हो वर्षा को, कि जो वर्षा है हमारे राजस्थान के अंदर, वर्षा का प्रारंभ या मानसून का प्रारंभ हमारे राजस्थान के अंदर 25 जून से प्रारंभ हो जाता है। 25 जून को डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बारिश होने लग जाती है। ये फिक्स नहीं है कि 25 जून को नहीं हुई तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं तो ये मौसम, जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार है, उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर 25 जून के समथिंग तक तो बारिश होने लग जाती है और फिर 30 सितंबर को रिटर्न हो जाती है। ये तो 25 जून को तो आई है, अब 30 सितंबर को क्या होगा, रिटर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। तो आप देख सकते हो जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर, कितनी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2-3 महीने में ही बारिश देखने को मिलती है। उसमें भी हम बात करें तो ये जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, उसमें तो हमें 0 से 40 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है। अरावली तक कितना, ये अरावली, तो अरावली तक कितनी देखने के लिए, 0 से 40 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर अरावली के मध्य से गुजरती है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर पानी की समस्या है। क्या है, पानी की समस्या। और जब पानी की समस्या है तो इसका निजात पाना भी, निजात पाने में भी हम राजस्थानी आगे हैं। तो क्या किया राजस्थानियों ने, राजस्थानियों ने किया कि इसके लिए जल संरक्षण के लिए तकनीकें अपनाई, यानी कि पानी को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि समस्या थी कि हमें पीने के पानी की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस वजह से क्या किया हमने, इस वजह से किया कि हमें जो पानी था उसको संरक्षित करने का आवश्यकता पड़ी। क्या पड़ी, संरक्षण की, क्योंकि बारिश के टाइम तो जल मिल जाता था, लेकिन और जो जैसे हमारे यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो भीषण गर्मियों में जल की उपलब्धता कैसे हो,
जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस जल को क्या किया, एकत्रित करने का कार्य कर लिया। यानी इस जल को एकत्रित करेंगे, जब आवश्यकता होगी तब हम क्या करेंगे, इस जल का पुनः उपयोग कर लेंगे। तो फिर जो हमारा पश्चिमी राजस्थान था, विशेषकर कौन सा, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में इस जल संरक्षण की ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि पूरा मरुस्थल है। तो मरुस्थल है तो यहाँ पर पानी की संभावना, पानी भी बहुत कम देखने को मिलता है। बात करें हम पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में जो जलपट्टी है भूगर्भिक, उसमें जल देखने को मिलता है, वो भी कौन सा, मीठा जल। ठीक है, तो अब इसी वजह से ये पश्चिमी मरुस्थल है, उसमें क्या पड़ी कि हमें जल की आवश्यकता है। किसकी, जल की आवश्यकता है। तो क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है इसके, हाँ ठीक। तो जल संरक्षण की आवश्यकता पड़ी थी। अब जल संरक्षण में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने टांके, तो ये जो परंपरागत विधि थी टांके, जैसे हम इनके बारे में और खैर आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये वर्षा का जल आया, वर्षा के जल को किसी ना किसी माध्यम से उन्होंने यहाँ पर संरक्षित कर लेते थे, यहाँ संरक्षित कर लेते, जब आवश्यकता पड़ती तो पुनः इस जल का प्रयोग कर लेते थे। हालांकि ये हमारे राजस्थान ही नहीं अपूर्ति पूरे भारत में भी अब ये टांके का प्रचलन हमें देखने को मिल रहा है, और है भी सही। ये वर्षा जल को एकत्रित करने का बहुत ही सर्वोत्तम माध्यम है। तो याद रखना, टांका किसके लिए काम लेते हैं हम, जल संरक्षण के लिए। अब बात करते हैं हम हमारी शुरुआत से। ठीक है, तो राजस्थान में आज हम जल संरक्षण का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के अंदर क्या पढ़ेंगे, जल संरक्षण की, राजस्थान में जल संरक्षण कैसे किया जाता है। तो पहले जल संरक्षण को जान लेते हैं हम, क्या है, वर्षा के जल को रोककर या एकत्रित कर करना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ये भविष्य में यानी कि 2-3 महीने बाद भविष्य के लिए जल आपूर्ति कराता है। भविष्य के लिए ऐसा नहीं कि तुम्हारी इस पीढ़ी के बाद में अगली पीढ़ी का, भविष्य के लिए जल आपूर्ति कराता है। ये हमें जो कपड़े धोने हैं, कपड़े को साफ करने हेतु जल उपलब्ध कराता है, और भी बर्तन साफ करने के लिए जल उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, और बांधों की बात करें तो वो हमें पेयजल के साथ साथ सिंचाई का भी साधन उपलब्ध करवाते हैं। तो जल संरक्षण क्या है कि जो वर्षा का जल है उसे रोक करके या एकत्रित करके जल संरक्षण कहलाता है। भविष्य में ये हमें जलापूर्ति का काम करता है, और कपड़ों को साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, और आवश्यक जो घर के घरेलू कार्य हैं उन सभी के लिए क्या है, ये आवश्यक है। कौन सा, तो जल संरक्षण। आगे बात करें हम, तो जल संरक्षण के प्रकार मैंने पहले ही बता दिया। जल संरक्षण का प्रकार हमारे यहाँ पर 2 तरीके से होगा। कौन सा, एक पहले बात करें तो हम परंपरागत तरीके से, कैसे, जो हमारे प्राचीन परंपराओं से चले आ रहे हैं, हमने उन्हीं को यूं की यूं अपना लिया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई के साथ में। और फिर बात करते हैं हम आधुनिक तकनीक की। किसकी, आधुनिक तकनीक की। तो आज हम जल संरक्षण के इन दोनों प्रकारों को जानेंगे। कौन से, परंपरागत और दूसरा आधुनिक। परंपरागत की बात करते हैं तो परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकों में हमारे आते हैं टोबा, नाड़ी, बावड़ी, झालरा, खड़ीन, बेरी या कुई, झील, तालाब, जोहड़, टांका या कुंड। वापस, झील, तालाब, जोहड़, टांका, कुंड, बेरी, कुई, खड़ीन, झालरा, बावड़ी, नाड़ी, टोबा। ये कौन से तरीके हैं, तो ये हैं परंपरागत तरीके। कौन से तरीके, परंपरागत। अब आधुनिक में 2 याद रखने हमें, एक तो बांध, जैसे कोई नदी आ रही है, नदी को रोक करके एक बांध का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे क्या है, उसमें जल भराव हो जाता है। तो एक तो बांध, आधुनिक तकनीक में क्या याद रखना है, बांध। दूसरा बूंद बूंद या जल संरक्षण फव्वारा विधि, इसके द्वारा भी हम जल संरक्षित कर सकते हैं। आपने किसी पाइप को यहाँ से डाल दिया, ठीक है, पाइप के माध्यम से अगर आप सीधा पानी छोड़ते हो, खेत के अंदर सीधा पानी छोड़ते हो तो पानी अधिक वेस्ट होगा।
वहीं अगर तुम इसमें फव्वारा सिस्टम या बूंद बूंद सिस्टम वाला रख देते हैं सिस्टम, कि जो फव्वारा सिस्टम है और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, अगर हम उसको लागू करें तो ये इससे पानी की बचत होगी और अधिक क्षेत्र तक ये सिंचाई कर सकता है। तो याद रखना दूसरी क्या है, बूंद बूंद या जल संरक्षण, बूंद बूंद जल संरक्षण या फव्वारा विधि। ठीक है, अभी हम एक एक के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले है नाड़ी। क्या? नाड़ी। ये नारी नहीं है, नाड़ी है। ये नाड़ी हाथ की भी होती है, ठीक है। तो ये ना तो वो नारी है ना वो नाड़ी है, ये नाड़ी है, ठीक है। क्या है? नाड़ी। एक तरह का पोखर या तालाब होता है, ये पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ये क्या होता है? तो ये जैसे हमारे तालाब होते हैं या जो हमारे छोटे छोटे पोखर होते हैं उनकी तरह होती है। क्या? तो होती है नाड़ी। कहाँ देखने को मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि हमने बात की थी मरुस्थल की वजह से क्या है कि वहाँ पानी की समस्या है। तो एक तरह का पोखर या तालाब होता है और पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। क्या? नाड़ी। अब बात करते हैं टोबा। किसकी? टोबा की। तो टोबा नाड़ी से गहरे जल स्रोत होते हैं। जैसे ये नाड़ी है, नाड़ी की गहराई थी इतनी, ठीक है, लेकिन जो टोबा है उनकी गहराई है इतनी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? टोबा नाड़ी से गहरे होते हैं, नाड़ी से गहरे होते हैं। पेयजल और सीमित सिंचाई में प्रयोग होता है। टोबा को आप पेयजल के साथ साथ सीमित सिंचाई हेतु भी प्रयोग कर सकते हो। किसमें? सीमित सिंचाई में। तो क्या है? टोबा को नाड़ी से गहरे जल स्रोत होते हैं और इनको किस में प्रयोग कर सकते हैं? तो इनको हम जो सीमित सिंचाई है, यानी थोड़ा बहुत अगर हमारा कोई पास में बाड़ा है, खेत है, तो उसका थोड़े बहुत क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं? तो उसकी सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम बावड़ी की, ठीक है। तो बावड़ियों का शहर आप सभी जानते होंगे किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? तो बावड़ी की। बावड़ी क्या है? गोलाकार, क्या है? गोलाकार और कलात्मक सीढ़ियां वाली होती है। जो बावड़ी होती है वो कैसी होती है? गोलाकार और कलात्मक सीढ़ियों वाली होती है। आगे तो ये क्या, जैसे ये हमारी गोलाकार है और इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे सीढ़ियाँ बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? सीढ़ियाँ बनी होती हैं। किसके अंदर? बावड़ी के अंदर। और ये अंदर क्या होता है? जल भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जैसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों के अंदर क्या है? ये जलाशय होता है। तो ये क्या कहलाएगी? तो ये बावड़ी कहलाएगी। तो ये जल के लिए कुएं या वर्षा पर निर्भर होते हैं। जो जल है उसके लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो ये किस पर निर्भर करेंगे? तो वो निर्भर करेंगे या तो ये जो वर्षा का जल है वो इनके अंदर आए, या फिर जो कुएं हैं उनके द्वारा इसमें जल लाया जाए, ठीक है। तो ये उस पर निर्भर करते हैं। सर्वाधिक बावड़ियाँ बूंदी में स्थित हैं। सर्वाधिक बावड़ी कहाँ पर स्थित हैं? तो बूंदी के अंदर स्थित हैं। इसी वजह से क्या कह देते हैं हम? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसको? बूंदी को क्या कह देते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो बावड़ियाँ समझ में आ गई, जो गोलाकार होती हैं और कैसी होती हैं? ये होती हैं गोलाकार और कलात्मक सीढ़ियाँ, ठीक है। ये जल के लिए वर्षा पर या कुएं पर निर्भर होती हैं। सर्वाधिक की बात करें तो बूंदी के अंदर है। और बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बावड़ियाँ जो हमारे राजस्थान के अंदर हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन सी बावड़ी हैं? तो पहले बात करें हम हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? तो ये है टोंक में। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है? तो टोंक के अंदर स्थित है। जैसलमेर में है भूत बावड़ी, सॉरी जोधपुर में। भूत बावड़ी कहाँ है? तो भूत बावड़ी है जोधपुर के अंदर। आगे अलवर, अलवर में है हमारी 9 मंजिला बावड़ी। 9 मंजिला अलवर, भूत बावड़ी जोधपुर, और हमारी कौन सी थी? तो हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं धौलपुर में। धौलपुर में 2 बावड़ी देखने को मिलते हैं। एक तो चांद बावड़ी, सॉरी दौसा में है,
किस में है? दौसा में। चांद बावड़ी और बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी। चांद बावड़ी आभा नेरी दौसा के अंदर स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे अच्छी बावड़ियों में गिनी जाती है। कौन सी? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ है? तो दौसा में। चांद बावड़ी दौसा। और बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी भी कहाँ है? तो ये भी दोनों दौसा में है। और इसकी और लोकेशन पूछी जाती है तो ये आभा नेरी दौसा में है। कहाँ पर है? आभा नेरी दौसा के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं हम किसकी? बूंदी की। तो बूंदी में कौन सी देखने को मिलती है हमें? अनारकली की बावड़ी। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर। गुलाब बावड़ी कहाँ है? बूंदी के अंदर। याद रखना, अनारकली बावड़ी, रानी जी की बावड़ी और गुलाब बावड़ी, ये तीनों कहाँ हैं? तो बूंदी के अंदर स्थित हैं। कौन कौन सी? अनारकली, रानी जी की और गुलाब बावड़ी। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, और लाहिनी बावड़ी सिरोही में और दूध बावड़ी सिरोही में। लाहिनी और दूध बावड़ी दोनों कहाँ पर हैं? तो दोनों सिरोही के अंदर स्थित हैं। सॉरी, लाहिनी बावड़ी और दूध बावड़ी कहाँ हैं? तो दोनों सिरोही में हैं। कहाँ पर हैं? सिरोही के अंदर है। ठीक है। बात करें भूत बावड़ी होगी हमारी जोधपुर के अंदर। टोंक में हो गई हाड़ी रानी की बावड़ी। 9 मंजिला की बात करें तो अलवर में। अलवर में कौन सी बावड़ी है? तो 9 मंजिला बावड़ी है। बात करें हम दौसा की, तो दौसा में कौन सी है? चांद बावड़ी आभा नेरी दौसा में, और हमारी बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी। फिर बात की थी हमने किसकी? बूंदी में। तो बूंदी में थी अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी और गुलाब बावड़ी, तीनों बूंदी में। डूंगरपुर में थी नवलखा बावड़ी। डूंगरपुर में कौन सी थी? नवलखा बावड़ी। कैसे याद रखेंगे? नवलखा बावड़ी डूंगरपुर, गुलाब बावड़ी, रानी की बावड़ी, अनारकली, तीनों कहाँ की हैं? तीनों बूंदी की हैं। हमें दौसा में याद रखना है चांद बावड़ी, बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी कहाँ है? तो ये दौसा के अंदर है। बात करें हम 9 मंजिला की, तो कहाँ पर है? अलवर के अंदर। हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक के अंदर, भूत बावड़ी जोधपुर के अंदर। ठीक है। और लाहिनी बावड़ी और दूध बावड़ी कौन सी है? सिरोही के अंदर। और त्रिमुखी की बावड़ी उदयपुर के अंदर है। भूतों का किला है वो भानगढ़ को बोला जाता है। ठीक है। लेकिन ये भूत बावड़ी है कहाँ पर? जोधपुर में। आगे चलते हैं, हम झालरा की बात करते हैं। किसकी? झालरा की। झालरा किसे कहते हैं? तो हम बात करें, जो झालरा होता है वो आयताकार कुंड होता है। अभी जो गोलाकार कुंड था वो तो क्या था? वो बावड़ियाँ थी। क्या थी? बावड़ियाँ। और ये क्या है? तो ये है आयताकार। कैसा? ऐसा। ठीक है। और अभी बावड़ियों की बात की थी, उसमें क्या था? कलात्मक सीढ़ियाँ थी। ठीक है। तो वो क्या थी? बावड़ी। और ये क्या है? झालरा। तो झालरा क्या होता है? तो आयताकार कुंड होता है। क्या होता है? आयताकार कुंड होता है। आगे, धार्मिक स्नान हेतु प्रयोग किया जाता है। किसका? झालरा का। पेयजल में उपयोग नहीं किया जाता। जैसे झालरा का उपयोग, जैसे हम कृषि का अंतिम संस्कार करके आते हैं, तो अंतिम संस्कार के वक्त जो स्नान किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं? तो झालरा के अंदर किए जाते हैं। ठीक है। इसका याद रखना है, इसको पेयजल में उपयोग में नहीं लिया जाता। पेयजल के उपयोग के नहीं आता। ये सिर्फ धार्मिक स्नान है या कोई और अन्य धार्मिक स्नान है, उन सभी में किसका उपयोग किया जाता है? तो झालरे का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होगा? झालरा। आगे है खड़ीन। खड़ीन या फलाया। खड़ीन की बात करें हम, खड़ीन कृषि को भी पढ़ चुके हैं कि खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो जल को रोक करके जो कृषि की जाती है उसे हम खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं। तो खड़ीन या पलाया भी वही है, ये जैसलमेर के अंदर देखने को मिलती हैं और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खेती की जाती है। जैसे ये जल है, इसको यहाँ रोक लिया इसमें। ठीक है। ठीक है। ये जल यहाँ पर भर गया। ठीक है। तो ये क्या क्या कहलाई? तो ये खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ीन। फिर इसमें अगर बाद में हम ऊपर से बीज वगैरह डाल देते हैं तो इसमें कृषि हो जाती है। क्या हो जाती है? कृषि। इसी को क्या नाम दे देते हैं? खड़ीन कृषि। किसके द्वारा की जाती है? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। कहाँ पर की जाती है? तो जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। ठीक है। आगे, तो ये हो गए झालरा को धार्मिक स्नान में पेयजल हेतु प्रयोग में नहीं लाया जाता। आयताकार कुंड है। खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खेती की जाती है। अब बात करते हैं बेरी या कुई। बेरी या कुई जैसे हमारे कुएं होते हैं, कुएं से छोटी होती है। क्या होती है? कुएं से छोटी होती है। जैसे ये कुआं हो गया और ये बेरी है, यानी इसकी अपेक्षा क्या होती है? ये छोटी और संकड़ी होती है। छोटी
चौड़ी नहीं होती, मतलब संकड़ी होती है। कैसी हो? संकड़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाए गए गहरे तथा संकड़े कुएं बेरी कहलाते हैं। जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उस पर जो छोटे और संकड़े कुएं बनाए गए हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम बेड़ी के नाम से या कुएं के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेड़ी कुएं समझ में आ गई, ये हमारे छोटे से कुएं होते हैं। आगे टांका या कुंड इम्पोर्टेंट है क्या? तो ये टांका या कुंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी किसी एग्जाम में पूछ लिया था कि जल संरक्षण का इनमें से कौन सा उदाहरण है, जल संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो उसमें ऑप्शन में था टांका। ठीक है, तो याद रखना ये जल संरक्षण का है, इसमें टैंक का निर्माण किया जाता है। पेयजल हेतु क्या होता है? यह जल का प्रयोग किया जाता है। वर्षा जल जिससे पालर पानी बोल, ये और याद रखना पालर पानी किसे बोला जाता है? अम्ल वर्षा को, जल वर्षा को, एसिड वर्षा को, या फिर लवणीय वर्षा को, किसको बोला जाता है? तो याद रखना जो वर्षा जल है उसे क्या नाम से जाना जाता है? तो पालर पानी के नाम से जाना जाता है। पालर पानी किसे कहते हैं? तो वर्षा जल को। इसमें टैंक का निर्माण किया जाता है। होता क्या है? ये छत है, ठीक है, यहाँ से बारिश, ये बादल हैं, बादल से बारिश होती है। बारिश आने के बाद में ये छत पर बारिश का पानी गिरता है, ठीक है, और यहाँ नीचे से पाइप लगे हुए होते हैं। ये पाइप के माध्यम से ये हमारे घर का नीचे की सतह है, इसके नीचे हमने ये बनाया टैंक। ठीक है, क्या बनाया? टैंक। इन पाइपों के माध्यम से इसमें पानी लाने का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? इन पाइपों के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है। जब ये यहाँ से पानी आता है तो ये क्या हो जाता है? इस टांके के अंदर जमा हो जाता है और इसे हम क्या बोल देते हैं? टांका या कुंड। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं? टांका या कुंड। तो यहाँ पर जो जल हो जाता है बाद में हम यहाँ से एक ढक्कन बना दिया जाता है, जल को पुनः उपयोग ले सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए क्या कर सकते हैं? हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं। तो टांका समझ में आया? ये हमारी छत पर जो वर्षा का जल है उसे पाइपों के माध्यम से टांकों के अंदर लाया जाता है और फिर क्या किया जाता है? वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से ये जल हमें बाद में भविष्य निधि के रूप में काम आता है। अब बात करें हम जोहड़ की, किसकी? कि जोहड़ किसे कहते हैं? तो जोहड़ हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो हमने अब्बा तंत्र पढ़ा था कि जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें जो कच्चे कुएं होते हैं उनको हम जोहड़ के नाम से जानते हैं। तो जोहड़ क्या होते हैं? जैसे ढाल से बहते हुए पानी को रोका जाता है। जैसे ये कोई सतह है, जैसे इसकी ढाल है, क्या है? ढाल है, यहाँ से ये जल बह रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? तो इसमें बहते हुए पानी को रोका जाता है। शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ पद्धति को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाता है। जो राजेंद्र सिंह थे उन्हें किसका श्रेय जाता है? तो जोहड़ पद्धति को पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है। और बात करें ये किस जिले से संबंधित थे? तो अलवर से। किससे? अलवर से। इन्हें जोहड़ वाले बाबा कहा जाता था। किसको? राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी ये सम्मानित किए जा चुके थे। किससे? रमन मैग्सेसे अवार्ड से। आगे तो ये किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है हमारी किसकी? जोहड़ की। तो जोहड़ क्या होती है? तो जोहड़ होता है हमारा ढाल से बहते हुए जल को रोका जाता है। शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ को पद्धति है उसको पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? राजेंद्र सिंह ने। इसीलिए इनको जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आगे तो ये हो गया हमारा जोहड़। अब तालाब, किसकी बात करते हैं हम? तालाब की। तो तालाब की बात करें तो हम ये जो स्थल के मध्य या एक कोई गहरा सा गड्ढा या गहरा सा क्षेत्र जहाँ पर जल एकत्रित हो जाता है उसे हम तालाब कहते हैं।
ये एक वर्गाकार प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय होते हैं। वर्गाकार प्राकृतिक भी हो सकते हैं जो अपने आप जिनका निर्माण हुआ हो, कृत्रिम भी हो सकते हैं मानव ने किसी समस्या के चलते जैसे अकाल के चलते इनका निर्माण करवाया हो। तो ये हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये वर्गाकार प्राकृतिक या कृत्रिम संरचना है। ठीक है, 4 माह जल उपलब्ध होता है। इसके अंदर जो जल उपलब्ध होता है वो क्या होता है, 4 माह तक चलता है, क्योंकि एक लंबा क्षेत्र होता है। इस लंबे क्षेत्र में क्या होता है, जल का संरक्षण किया जाता है। तो ये एक लंबे समय तक देखने को मिलता है। और सर्वाधिक सिंचाई हमने बात कर ली थी भीलवाड़ा में, और पूरे राजस्थान की बात करें तो 1% सिंचाई है वो किसके माध्यम से की जाती है, तो 1% सिंचाई है वो तालाबों के माध्यम से की जाती है। अब बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण तालाब जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पद्म तालाब, काला तालाब, सुख तालाब। कौन कौन से, पद्म, सुख, काला, सुख, काला, पद्म, सुख, काला, पद्म, ये तीनों के तीनों रणथंभौर में है। कहाँ पर है, रणथंभौर में। रणथंभौर में कौन से, पद्म काला है, पद्म काला है सुख का। तो कौन कौन से हैं, पद्म तालाब, काला तालाब और सुख तालाब, तीनों कहाँ हैं, तो तीनों रणथंभौर के अंदर स्थित हैं। आगे बात करते हैं हम सरेरी तालाब। किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सरेरी तालाब और खारा तालाब। दोनों कहाँ पर हैं, तो भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर। पद्म तालाब, काला तालाब और सुख तालाब तीनों कहाँ पर हैं, तो तीनों हैं हमारे रणथंभौर में। और सरेरी और खारा दोनों कहाँ पर हैं, तो भीलवाड़ा के अंदर। जो हमारा सरेरी तालाब है और काला तालाब है दोनों की स्थिति कहाँ है, तो भीलवाड़ा में। आगे बात करते हैं हम झील की, कि ये झील क्या होती है, तो चारों ओर से स्थलीय क्षेत्र से घिरे होते हैं। जो झील होती है बिल्कुल तालाब की जैसी कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा तालाब है उससे कम क्षेत्र पर होती है या छोटी होती है। तो जो झील है वो चारों ओर से स्थलीय क्षेत्र से घिरे होते हैं, यानी कि ये चारों तरफ से किससे घिरे हुए रहते हैं, तो स्थल से। स्थल मतलब जो हमारा ज़मीन है उससे क्या है, घिरे हुए रहते हैं। झीलों की नगरी के नाम से हम जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को कहा जाता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना चलाई गई थी 1 अप्रैल 2016 को। कब चलाई गई थी, 1 अप्रैल 2016 को। इसमें 5 झीलें शामिल हैं, हमारे राजस्थान की 5 झीलें शामिल हैं। किसमें, तो ये आती हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। कौन सी, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। इसमें झीलें कितनी शामिल हैं, तो 5। कौन कौन सी, पिछोला उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर, नक्की सिरोही, पुष्कर अजमेर, आना सागर अजमेर। ये दोनों कहाँ की हैं, तो ये दोनों अजमेर की हैं। कहाँ की हैं, अजमेर की। ठीक है, बात करें नक्की कहाँ की है, तो नक्की सिरोही की है। कहाँ की है, नक्की सिरोही की। फतेह सागर और पिछोला दोनों उदयपुर की। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना को कब प्रारंभ किया गया, 1 अप्रैल 2016 को। इसमें कितनी झीलें शामिल हैं, तो 5 झीलें शामिल हैं। कौन सी, पिछोला, फतेह सागर, नक्की, पुष्कर, आना सागर। पुष्कर, आना सागर दोनों अजमेर में, नक्की सिरोही में। इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया। इसे हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। इस पर टॉड रॉक, नॉन रॉक भी उपस्थित है। और ये एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है, सर्दियों में जमने वाली झील है। कौन सी, नक्की झील। ग्रासीय जनजातियों की पवित्र है, यहाँ पर वो अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। पुष्कर झील की करते हैं तो यहाँ पर 52 घाट है, यहाँ गांधी जी, अम्बेडकर की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। आना सागर अजमेर की बात करें तो अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फतेह सागर, फतेह सिंह और पिछोला का पिच्छू नामक बंजारों ने राणा लाखा के समय इसका निर्माण करवाया था। और तीनों की तीनों, पांचों की पांचों जो झीलें हैं वो कौन सी हैं, मीठे पानी की झील है। तो इनके निर्माता और इनके स्थानों को हमने जान लिया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की। 1 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना चलाई गई। इसके अंदर राजस्थान की 5 झीलों को सम्मिलित किया गया। इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात, केंद्र का था 60% और राज्य का 60%। तो राज्य का कितना है, 40% और केंद्र का 60%। तो ये राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कभी पूछ ले कौन कौन सी झीलें शामिल हैं, तो 5। कौन सी, पिछोला, फतेह सागर, नक्की, पुष्कर, आना सागर। कब चलाई गई, 1 अप्रैल 2016 को। केंद्र का 60%, राज्य का 40% देखने को मिलता है। तो ये तो थी हमारी परंपरागत, यानी जो परंपराओं से चलती आ रही थी उन विधियों को हमने देख लिया। अब जानेंगे हम आधुनिक विधियों को, कि आधुनिक विधियों में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। तो बात करें हम आधुनिक विधियों में पहली,
तो पहली आधुनिक विधि देखने को मिलती है हमें डैम। कौन सी? डैम या बहांद, इनको क्या बोल देते हैं? डैम या बहांद। जैसे ये हमारी कोई सी नदी आती है, ठीक है, यहाँ नदी के मुहाने पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी जाती है, एक बड़ा सा दीवार बना दी जाती है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें से आने वाला जो जल है, इसमें से आने वाला जो जल है वो क्या होगा, वो इस झील के अंदर रुक जाएगा। क्या होगा? इस झील के अंदर रुक जाएगा, या जो दीवार है उससे टकरा करके रुक जाएगा। तो ये इतना क्षेत्र क्या हो जाएगा? जल भराव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया बांध। क्या हो गया? बांध, या इसे हम डैम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डैम बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम क्या आता है। तो जैसे डैम बनाया, इसकी क्षमता कितनी है, तो इस आधार पर इससे सबसे पहले मानव पेयजल को, सेकंड टाइम पशु पेयजल को, और फिर थर्ड टाइम सिंचाई के लिए जो साधन है उसके काम में लिया जाता है। इसकी कितनी क्षमता है, कितने हेक्टेयर ज़मीन को ये सिंचाई प्रदान कर सकता है, उसके आधार पर ये सिंचाई प्रदान करते हैं। यहाँ से क्या कर देते हैं, फिर नहरें निकाल दी जाती हैं, और उन नहरों के माध्यम से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और सर्वाधिक नहरों के माध्यम से सिंचाई की बात करें तो हमें हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है, तालाबों में भीलवाड़ा। तो बांध क्या है? जब नदी पर दीवार बनाकर या दीवार बनाकर जल को रोक दिया जाता है, तो उसे डैम या बांध कहते हैं। इसके उपयोग में लिखना चाहो तो पेयजल और फिर सिंचाई, मत्स्य पालन वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई की। क्या? फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई की। तो ये इजराइल से, ये जो फव्वारा सिस्टम है या जो ड्रिप सिस्टम है, इसको ग्रहण कहाँ से किया गया था? तो इसको ग्रहण किया गया था इजराइल से। कहाँ से? इजराइल से। इजराइल देश की पद्धति है फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, इसको इजराइल से लाया गया। और यह राजस्थान की एकमात्र जो नर्मदा नहर परियोजना है उसमें अनिवार्य रूप से लागू है। नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा? बूंद बूंद या फव्वारा सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा सिस्टम, ये क्या है? तो ये इसमें एकमात्र नहर क्षेत्र है जिसके अंदर ये सिस्टम लागू किया गया है। कौन सा? नर्मदा नहर क्षेत्र। इसके अंदर बूंद बूंद और क्या है? फव्वारा सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। किसके अंदर? तो नर्मदा नहर में। कहाँ से लाई गई? इजराइल से। और पहले क्या पढ़ा? बांध या डैम। आगे अब कुछ महत्वपूर्ण जिनसे परियोजना, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एक कक्षा के माध्यम से आपको सभी कंटेंट उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, आप राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको क्वेश्चन अगर आता है तो हमारी क्लास से हूबहू देखने को मिले। लैंग्वेज क्लिस्ट हो सकती है, बाद बाकी क्लास से बाहर से बहुत ही कम चांसेस है। बात करते हैं स्वजल धारा परियोजना। किसकी? स्वजल धारा परियोजना। ये केंद्र की है। स्वजल किसकी है? केंद्र की। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाना। सरकार कौन सी थी? तो केंद्र की थी। केंद्र सरकार की योजना है स्वजल धारा योजना, ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाना है, और 2002 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2002 के अंदर प्रारंभ हुई थी। कौन सी? स्वजल धारा परियोजना। किसकी है? केंद्र सरकार की है, ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाती है, प्रारंभ 2002 के अंदर होती है। आगे बात करते हैं जल स्वावलंबन। याद रखना, स्वजल स्वावलंबन। स्वजल 2002 की थी, केंद्र की थी, और ग्रामीणों को जल उपलब्ध करवाती थी। अब बात करें जल स्वावलंबन की, तो ये कब आई थी? 27 जनवरी 2016 को। कहाँ से? तो गर्दनखेड़ी झालावाड़ से इसका शुभारंभ किया गया। किसका? जल स्वावलंबन का। 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी झालावाड़ से इसका क्या किया गया? इसका शुभारंभ किया गया। अब ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या है? तालाब, कुएं में सुधार,
चारागाहों का विकास करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। पूछ ले जल स्वावलंबन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो हम कृषि उत्पादन को बढ़ाना, चारागाहों का विकास करना, तालाब और कुएं में सुधार करना, ये किसके उद्देश्य हैं? तो ये जल स्वावलंबन के। कब चलाई गई? 27 जनवरी 2016 को। कहाँ से? गर्दनखेड़ी झालावाड़ से। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? तालाब कुएं में सुधार, चारागाहों का विकास और कृषि उत्पादन को बढ़ाना। स्वजल धारा की बात करिए तो स्वजल धारा क्या थी? ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवा रही थी। अब अटल भूजल योजना, ये करंट की है तो याद रखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई। कब की गई? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना 2020 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारा गिरता भूजल स्तर था, गिरता भूजल स्तर था, उसको क्या करना है? उसको रोकना है। जैसे पहले भूजल स्तर इतना 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 इतना, जो लगातार क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है, उसको क्या करना है? उसे रोकना है। किसका उद्देश्य? अटल भूजल योजना का। आगे इसको सहयोग किस किस के द्वारा किया जा रहा है? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक दोनों क्या कर रहे हैं? इस अटल भूजल योजना को चला रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ पर भूजल में स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, उस भूजल स्तर को रोकना। वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी इसमें 50-50% देखने को मिलती है। और ये हमारे भारत के 7 राज्यों में चलाया जा रहा है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में चलाया जा रहा है। बात करें कौन कौन से, तो पहले पे आता है राजस्थान, सेकंड हरियाणा, थर्ड यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये 7 राज्य वो हैं जहाँ पर क्या चलाया जा रहा है? अटल भूजल योजना। कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 2020 को। उद्देश्य क्या था? गिरते भूजल स्तर को कम करना। सहायता वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की 50-50% हिस्सेदारी। भारत के 7 राज्यों में चलाया जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इन 7 राज्यों में क्या चलाया जा रहा है? तो अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। आगे बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जल नीति। तो राज्य जल नीति 18 फरवरी 2010 को नीति के अनुसार जल उपलब्ध था। ठीक है, यह जो नीति बनाई गई थी, कब यह बनाई गई थी? हमारी 18 फरवरी 2010 को। कब बनाई गई थी? 18 फरवरी 2010 को। इसने मानक उद्देश्य रखे थे कि पहले आप इनको उपलब्ध कराओ जल, इसके बाद में इनको उपलब्ध करवाओ। तो पहले इसने कहा था कि सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, अगर किसी को जल उपलब्ध करवाने में अगर पहले किसी को प्रायोरिटी देनी है तो वो किसको देनी है? तो वो देनी है आपको, किसको देनी है? मानव पेयजल को। सेकंड, जब मानव पेयजल की आपूर्ति पूर्ण हो जाती है और आपके पास में जल है तो आप पशु पेयजल के लिए उपलब्ध करवा सकते हो। अब मानव और पशु पेयजल दोनों को हो जाते हैं तो आप घरेलू कार्यों के लिए जल उपलब्ध करवा सकते हो, और जब घरेलू कार्यों की पूर्ति हो जाती है तो आप कृषि कार्यों के लिए जल उपलब्ध करवा सकते हो। ये किसने कहा था? राज्य जल नीति 18 फरवरी 2010 को ये कहा गया था कि जो हमारी नीति है उसके अनुसार जल किस किस को उपलब्ध होना चाहिए। तो पहले मानव को, फिर पशु को, और फिर बच जाता है तो हमारे घरेलू कार्यों में, और फिर बाकी रहता है तो कृषि कार्यों में। तो ये क्या था? तो ये जल नीति थी। कब की? 18 फरवरी 2010 की। आगे भूमिगत जल मूल्यांकन 2020। भूमिगत जल मूल्यांकन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं हम राजस्थान के अंदर। तो भूमिगत जल मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 के अंदर क्या था कि कुल जल ब्लॉक थे 295 क्या थे? जल ब्लॉक थे। अब बात करते हैं इन जल ब्लॉकों में 203 थे, उनमें 100% से अधिक दोहन किया जा रहा था। जल का दोहन, जल दोहन, ठीक है। और ये है ब्लॉक। तो 203 ब्लॉक तो ऐसे थे 295 से जिनके अंदर अति दोहन यानी 100% यूज किया जा रहा था। सेकंड थे गंभीर, जिनके अंदर 90 से 100% जल का उपयोग किया जा रहा था, उनकी संख्या थी 23। फिर थे अर्ध गंभीर, ये थे 70 से 90% जल का उपयोग कर रहे थे, 29 ब्लॉक। संरक्षित में आते थे लेस देन, जो 70% है उससे कम जल का उपयोग कर रहे हैं या दोहन कर रहे हैं, वो कितने हैं? तो वो 27 हैं। और फिर लास्ट में लवणीयता,
लवणीयता का तो जल का कोई उपयोग करते ही नहीं है। तो ये जल ब्लॉक कितने हैं 3, लवणीय के कितने हो गए 3। संरक्षित की बात करें 27, ये 70% से लेस देन क्या करते हैं जल का दोहन। अर्धगंभीर में 70 से 90% तक कितने हैं तो 29। गंभीर के अंदर 90 से 100% कितने हैं 23। अति दोहन में कितने हैं 203, ये 100% से अधिक जल का उपयोग करते हैं। अब महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च 22 मार्च क्या मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। और जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था 1974 में। पूछ लिए जाते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तो एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब था 1974 का। कब का था 1974 का जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम। और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च का। तो ये आज हमने जल संरक्षण, उससे संबंधित महत्वपूर्ण नीतियाँ, परियोजनाएँ, परंपरागत विधियाँ, आधुनिक विधियाँ किस क्षेत्र में प्रचलित हैं और किस किस कार्य हेतु उपयोग में लाई जाती हैं, उन सभी का अध्ययन किया था। तो एक बार हम पुनः और रिवाइज कर लेते हैं। तो राजस्थान में जल संरक्षण की आज बात की थी। वर्षा के जल को रोक करके या एकत्रित करके जो जल संरक्षण किया जाता है उसे हम जल संरक्षण के नाम से जानते हैं। आगे देखा था कि जल संरक्षण वर्षा के जल को क्या कर रहे हैं हमको एकत्रित करना है। ये दो तरीके से होगा, परंपरागत और आधुनिक विधियों के माध्यम से। आगे बात की थी जल संरक्षण के प्रकार में। जल संरक्षण के प्रकार में बात की थी परंपरागत में टोवा, नाड़ी, बावड़ी, झालरा, खड़ीन, बेरी या कोई, झील, तालाब, जोहड़, टाँका। भाई बात की थी आधुनिक में तो बूंद बूंद और फव्वारा संरक्षण और बांध, ये किसके थे तो ये आधुनिक जल संरक्षण के प्रकार। फिर देखा था हमने नाड़ी, ये एक प्रकार का पोखर होता है और पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। टोवा, ये नाड़ी से थोड़े से गहरे होते हैं और इनमें क्या करते हैं कि पेयजल के लिए काम में लिया जाता है और दूसरा थोड़ा बहुत सिंचाई के काम आ जाता है। बावड़ी बात की थी गोलाकार और जो कलात्मक सीढ़ियाँ हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं तो बावड़ी के नाम से जानते हैं। इसमें वर्षा जल को या कुएँ के माध्यम से जल को लाया जाता है। सर्वाधिक देखने को मिलती हैं बूंदी के अंदर, इसी वजह से बावड़ियों का शहर कहा जाता है, किसको बूंदी को। आगे बात करें हम तो आगे देखा था हमने महत्वपूर्ण बावड़ियाँ, 9 मंजिला बावड़ी अलवर में थी, हमें दौसा में देखने को मिली थी चांद बावड़ी यावन और ये दौसा में, और बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी। हारी रानी की बावड़ी की बात करें तो ये टोंक के अंदर देखने को मिली थी। भूत बावड़ी जोधपुर के अंदर देखने को, लाहिनी और दूध बावड़ी दोनों शोही के अंदर देखने को मिली। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में। हमें बूंदी में देखने को मिली अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी और गुलाब बावड़ी, ये तीनों कहाँ हैं तो तीनों बूंदी में। आगे झालरा कुछ नहीं, ये आयताकार क्या होते हैं आयताकार कुंड होते हैं, धार्मिक स्नान हेतु तो उपयोग में लाया जाता है। इनका उपयोग पेयजल में नहीं किया जाता। बस खड़ीनिया पहलाया जो जैसलमेर में प्रचलित है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खेती की जाती है, इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ गया खड़ीन कृषि। बेरी या कोई क्या होती है जो छोटे आकार के कुएं होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं तो बेरी या कोई के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाए जाते हैं जो गहरे तथा संकड़े होते हैं, गहरे होते हैं और क्या होते हैं संकड़े होते हैं, इन्हें हम बेरी या कोई के नाम से जानते हैं। बात करें टाँका या कुंड की, किसकी टाँका या कुंड की तो टैंक का निर्माण किया जाता है और पेयजल हेतु। और लास्ट में क्या है वर्षा जल, जिसे पालर पानी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि वर्षा जल को हम पालर पानी के नाम से जानते हैं। आगे ये छत से ऐसे टैंक के माध्यम से या टाँके में पानी एकत्रित किया जाता है। जोहड़ की बात करें तो शेखावाटी में जो कच्चे कुएँ होते हैं उन्हें हम जोहड़ कहते हैं। जो जोहड़ हैं उनको पुनर्जीवित के काम करने का कार्य किया था राजेंद्र सिंह ने, जिनका संबंध अलवर से है, इसी वजह से इनको जोहड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। तो जोहड़े वाले बाबा किसे कहते हैं तो ये हम राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक है, इनको क्या था रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसमें क्या ढाल वाले जल को एकत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं हम तालाब की, किसकी तालाब की। ये वर्गाकार कृत्रिम या मानव निर्मित जलाशय होते हैं। ठीक है,
ये इसमें 4 माह तक जल, जरूरी नहीं है कि 4 माह तक उपलब्ध हो, लेकिन तालाब की निर्भरता और उसके उपयोग पर आधारित रहता है ये कि कितने दिन तक इसमें जल उपलब्ध रहेगा। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो तालाबों से भीलवाड़ा के अंदर होती है, पदम तालाब, सुख तालाब और काला तालाब। तो क्या है, पदम सुख में है, काला कहाँ पर, तीनों रणथंभौर में। तीनों तालाब कहाँ हैं, तो रणथंभौर में। सरेरी और खारा दोनों कहाँ हैं, भीलवाड़ा के अंदर। शुक्र तालाब नागौर के अंदर है, ठीक है, अकबर के द्वारा बनवाया गया। तो ये इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। झील, तो झील है चारों ओर से स्थलीय क्षेत्र से घिरे होते हैं। क्या होता है इसमें, चारों ओर से स्थलीय क्षेत्र से घिरे होते हैं। झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जानते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई। राजस्थान की 5 झीलों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया, पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर और नक्की। तो ये तीनों पाँचों की पाँचों झील किस में है, राष्ट्रीय झील संरक्षण आयोग में। पिछोला झील उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर, नक्की सिरोही, पुष्कर अजमेर, आना सागर अजमेर के अंदर। आना सागर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। पुष्कर झील सिरोही के अंदर है, गरासिया जनजातियों की पवित्र झील है, ये अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। नक्की, ये नक्की झील के बारे में था, गरासिया जनजातियों का। पुष्कर जो झील है वो अजमेर के अंदर स्थित है, 52 घाट स्थित है। और यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनकी अस्थियों का प्रवाहित किया गया था, ठीक है। और ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे कहा जाता है, तो पुष्कर को। पिछोला कहाँ है, तो पिछोला उदयपुर में, राणा लागा के समय पिच्चू नामक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फतेह सागर की बात करें तो फतेह सिंह के द्वारा निर्माण कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। और जो राष्ट्रीय झील संरक्षण में कौन कौन सी 5 झीलें शामिल हैं। तो ये हमने जान लिया कौन सी झील है। तो आना सागर अर्णोराज ने, पुष्कर अजमेर के अंदर देखने को मिलती है, नक्की झील अमित सिरोही में, फतेह सागर और पिछोला दोनों उदयपुर के अंदर देखने को मिलती हैं। इसमें दोनों का केंद्र का है 60% और राज्य का है 40%। किसमें, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में 1 अप्रैल 2016 से लागू है। इसके बाद करते हैं आधुनिक विधियों की। किसकी, आधुनिक विधियों की। आधुनिक विधियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बात की थी डैम के बारे में। ये नदी है, नदी पर हमने एक दीवार खड़ी कर दी, इसके माध्यम से जल को रोक दिया। यह जल रुक गया, इसकी वजह से हम पेयजल में, हमारी सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड किया था फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई, इजराइल से ग्रहण की गई थी और नर्मदा क्षेत्र में लागू है। नर्मदा क्षेत्र में एकमात्र नहर परियोजना क्षेत्र जिसमें लागू है तो वो कौन सा है, नर्मदा नहर। कौन सा है, तो नर्मदा नहर। आगे बात की थी हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की। कौन सी योजनाएं कब प्रारंभ की गई और किस सरकार की हैं। तो सबसे पहले बात की थी हमने किसके, तो सबसे पहले बात की थी स्वजल धारा परियोजना। ये क्या है, केंद्र सरकार की परियोजना है। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाना। प्रारंभ 2002 में की गई थी। फिर आगे बात की थी हमने जल स्वावलंबन योजना की। किसकी, जल स्वावलंबन योजना की। ये 27 जनवरी 2016 को प्रारंभ होती है और कहाँ से, गर्दनखेड़ी झालावाड़ से। कहाँ से, गर्दनखेड़ी झालावाड़ से। इसका क्षेत्र था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कुएं और तालाब हैं उनमें सुधार करना, चारागाह भूमियों का विकास करना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना। क्या, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, चारागाह भूमियों का विकास करना और तालाब कुएं में सुधार करना। किसका, जल स्वावलंबन का। इसके बाद में बात की थी हमने अटल भूजल योजना की। अटल भूजल योजना क्या थी कि जो पृथ्वी में लगातार भूजल स्तर है जो गिर रहा है, जो भूजल स्तर निरंतर कम होता जा रहा है, उसको कम करना है। कब चलाई गई, 1 अप्रैल 2020 को। आगे किस किस के सहयोग से चलाई जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के सहयोग से। दोनों का कितना हिस्सा है, तो 50-50% हिस्सा देखने को मिलता है। आगे भारत के 7 राज्यों में चलाया जा रहा है। कितने राज्यों में चलाया जा रहा है, तो 7 राज्यों के अंदर चलाया जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन सभी में क्या चलाई जा रही है, तो इन सभी में हमें अटल भूजल योजना, जिसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 से किया गया था, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे बात करें हम, तो आगे हम देखते हैं
राज्य जल नीति, राज्य जल नीति 18 फरवरी 2020 को। नीति के अनुसार जो जल की उपलब्धता है, सबसे पहले मानवों को जल दो, फिर उसके बाद पशुओं को, फिर घरेलू कार्यों में, और फिर अगर आपके पास में बाकी है, शेष है, तो आप कृषि कार्यों हेतु प्रयोग ले सकते हो। इसके बाद की थी हमने भूमिगत जल मूल्यांकन, जो 2020 की रिपोर्ट है। कुल ब्लॉक थे 295, इसमें से हमने बात की थी 203, जो कि 100% से प्लस जो जल है उसका उपयोग कर रहे हैं। गंभीर के अंदर बात की थी तो गंभीर में थे 23, इसमें था 90 से 100% तक ये जल का उपयोग कर रहे हैं। फिर की थी अर्ध गंभीर, ये 70 से 90% तक क्या है, जल का उपयोग कर रहे हैं, इनकी संख्या 29। सुरक्षित में बात की थी हमने लेस देन 70%, जो 70% से कम जल का उपयोग कर रहे हैं, ये कैसे हैं, तो ये 27 हैं। बात की थी लवणीय की, तो लवणीय हमारे यहाँ पर 3 है, ठीक है। आगे बात की थी अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 को बनाया गया था। तो आज की कक्षा के अंदर हमने जो जल संरक्षण था उससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां थी, महत्वपूर्ण योजनाएं थी और महत्वपूर्ण जो विधियां थी, उन सभी का अध्ययन अच्छे से कर लिया। आप किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम में बैठो, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेझिझक होकर आप बैठें, क्योंकि आपने अगर इसको ठीक से पढ़ा है तो इससे क्वेश्चन शायद ही बाहर आपको देखने को मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी तो ऐसे चलती रहेगी। 2 लाइनें सुनाना तो नहीं चाहता, पर क्या करूं, कि संघर्षों की कहानी तो बाद में बयां होती रहेगी, संघर्षों की कहानी तो बाद में बयां होती रहेगी। दुनिया फ़िलहाल आपके जीतने का इंतज़ार कर रही है। आपकी जो संघर्षों की कहानी है, ये तो आप एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद में आपको बड़े बड़े इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, फिर वहाँ बैठ करके आप बड़े शान से बोलना। तो आपकी जो संघर्षों की कहानी है वो बाद में बयां होती रहेगी। फ़िलहाल तो क्या है, हमें सफलता की ओर जाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक, नई उम्मीद, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।